दोस्तों, अगर आप लोग दुनिया के नक्शे पर नज़र डालोगे तो यहाँ पर मतलब कि साउथ अमेरिका के नीचे आप लोगों को एक समुद्री चौक पॉइंट नज़र आएगा, या कह सकते हैं कि एक गैप नज़र आएगा। ये वो जगह है कि जिसने पिछली कई सदियों से ही आमतौर पर दुनिया को हैरान कर रखा है, जबकि जो समुद्री दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कि समुद्री सफ़र करते हैं और जहाज़ों पर चलते हैं, तो उनके दिलों को तो खौफ से हिला कर रखा हुआ है। वो अलग बात है कि न चाहते हुए भी, या कह सकते हैं कि मजबूरी में, सैकड़ों सालों से ही जहाज़ों को इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ा है। मगर फिर भी दुनिया के लोगों ने कोई ऐसी कोशिशें करने में भी कमी नहीं रखी है कि जिससे इस रास्ते को अवॉइड किया जा सके। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि किसी दौर में अमेरिका ने जो पैनामा कैनाल बनाई थी, उसको बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस में से एक बड़ा रीजन ये भी था कि किसी तरीके से जहाज़ों को इस इलाके में जाने से रोका जा सके। दरअसल साथियों, ये वो खास जगह है कि जहाँ पर दुनिया के 3 अलग अलग समुद्र आपस में मिलते हैं, मतलब कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और नीचे मौजूद सदर्न ओशन भी। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी किसी जगह पर दुनिया के उस खास इलाके, उस खास जगह के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जहाँ पर 2 समुद्र आपस में तो मिलते हैं, लेकिन उनका पानी, उनका वाटर एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। मतलब ऊपर से ही देखकर क्लियरली नज़र आता है कि एक तरफ के पानी का कलर अलग है और दूसरे तरफ के पानी का कलर बिल्कुल अलग है। मतलब एक साथ होकर भी वो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। खास तौर से मुसलमानों में इस टॉपिक को इसलिए भी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है क्योंकि समुद्र के इस अजीबो गरीब फिनोमिना का जिक्र मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस किताब मतलब कुरान की सूरह रहमान के अंदर मौजूद है। और जाहिर सी बात है, ये साइंटिफिक चीज़ इस किताब के अंदर पिछले 14 और 1450 साल से मौजूद है। तो अब वैसे तो आमतौर पर इस अजीबो गरीब चीज़ को थोड़ा और ऊपर जाकर मतलब कि गल्फ ऑफ अलास्का के एरिया में देखा जाता है, मगर क्योंकि इस इलाके में भी अलग अलग समुद्र मिलते हैं तो ओकेजनली वो चीज़ यहाँ पर भी नजर आती है। मगर अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये खास इलाका कि जिसको ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ऐसी भी क्या खतरनाक चीज़ है, ऐसा भी क्या होता है कि आज भी इस इलाके से गुजरने को मानो मौत के मुंह से होकर गुजरना माना जाता है। तो अब अगर इस सवाल का जवाब जानना ही है तो हमको पीछे इतिहास में चलना पड़ेगा और हमारी इस कहानी का आगाज होता है लगभग 15वीं सदी के दौर से। ये वो दौर था कि जब ऑलरेडी ब्रिटेन और स्पेन के बीच इस बात को लेकर रेस शुरू हो चुकी थी कि कौन दुनिया पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हासिल कर ले। उसी दौर में फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक आदमी हुआ करता था, या ये भी कह सकते हैं कि एक समुद्री लुटेरा हुआ करता था कि जो पूरे अटलांटिक ओशन में डर की अलामत बना हुआ था। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इसको ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। इसीलिए ये अपने साथियों के साथ समुद्री जहाज़ों से जाता और अफ्रीका के तमाम इलाकों में जाकर हमला करता, वहाँ पर लूटपाट करता और खूब माल बनाता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुलाम भी बना लेता। मगर फिर उसी दौर में ब्रिटेन की तरफ से ये फैसला किया गया कि फ्रांसिस ड्रेक के जो सबसे ताकतवर और ख़तरनाक इंसान है उसको साउथ अमेरिका की तरफ भेजा जाएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका के इलाके में ऑलरेडी उनके सबसे बड़े दुश्मन मतलब स्पेन ने बड़े इलाके पर कंट्रोल जमा रखा था। दिसंबर 1577 में लगभग 200 साथियों के साथ और 5 जहाज़ों पर सवार होकर ड्रेक इस सफ़र के लिए निकल पड़ा। प्लान यही था कि ड्रेक पहले तो साउथ अमेरिका की जो ईस्ट साइड है वहाँ के किनारे पर जितने भी शहर और गांव पड़ते जाएंगे उन सब पर हमला करता जाएगा, उनको जीतता जाएगा, और उसके बाद नीचे मौजूद स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के जरिए से वो इस इलाके को पार करेगा और फिर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न मतलब कि दूसरी साइड पर पहुंच जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से इस साइड के भी किनारे पर जितने भी अहम शहर या गाँव पड़ेंगे सबको जीतता हुआ जाएगा। इस पूरी कैंपेन में वो जितनी भी लूटपाट चाहता कर सकता था, क्योंकि ब्रिटेन का मकसद तो सिर्फ इतना था कि किसी तरीके से बाकी ताकतों और स्पेशली जो स्पेन था उसके कंट्रोल से इन इलाकों को निकालकर ब्रिटिश कंट्रोल में लाया जा सके। दिसंबर में अपना सफर शुरू करने वाला ड्रेक अभी अप्रैल के महीने में अर्जेंटीना तक ही पहुंचा था कि वहां पहुंचकर इसके लोगों के बीच बगावत हो गई। ड्रेक ने फौरन सख्ती से निपटना शुरू किया और आपस में फूट डालने वाले लगभग 40 लोगों को अर्जेंटीना में ही मौत की सजा दे दी, और उसके बाद फिर अपने 5 जहाजों में से 2 को तो वहीं छोड़ दिया, जबकि 3 पर बाकी बचे हुए साथियों के साथ अपना सफर शुरू कर दिया। प्लान के मुताबिक तीनों जहाज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के अंदर एंटर हुए और इसके जरिए से पैसिफिक ओशन से दूसरी साइड मतलब के अटलांटिक ओशन में पहुंचे। मगर अभी इन्होंने क्रॉस किया ही था और दूसरे समुद्र में एंटर ही हुए थे कि खराब मौसम की वजह से बहुत जल्द ही ये तीनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए।
ان میں سے ایک جہاز کو تو یہ لگا کہ شاید ڈریک مر چکا ہے، اس لیے اس نے اب گھبرا کر تنہا ہی واپسی کا سفر شروع کر دیا اور بہت جلد واپس انگلینڈ پہنچ گیا، جبکہ دوسرا جہاز بھٹکتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے اسی خاص علاقے مطلب کہ ڈریک پیسیج میں پہنچ گیا۔ تیسرا جو جہاز تھا اسی میں ڈریک تھا، اس نے جب اس دوسرے جہاز کو نیچے آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے آیا، لیکن جیسے ہی وہ اس ڈریک پیسیج کے کنارے پر پہنچا اور اس نے موسم کے تیور دیکھے، سمندر کی لہروں کو دیکھا، حالات کو دیکھا، تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ آگے بڑھنے کا سیدھا مطلب ہے موت کو دعوت دینا۔ اسی لیے خاموشی کے ساتھ وہ واپس پلٹا اور جیسا کہ پلان بنایا گیا تھا اس نے اب ویسٹرن سائیڈ میں ہی اوپر بڑھنا شروع کر دیا، اور ایسٹرن سائیڈ کی طرح ہی اب ساؤتھ امریکہ کی ویسٹرن سائیڈ میں بھی جتنے بھی شہر اور گاؤں پڑتے گئے ان پر حملہ کر کے ان کو جیتتا اور وہاں پر خوب مال لوٹتا اور پھر اوپر بڑھ جاتا، اور اس طرح سے سارے سمندری کنارے پر موجود علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے وہ بہت جلد نارتھ امریکہ پہنچا اور آج کے امریکہ دیش میں جا کر رکا۔ حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ خود ڈریک بھی اب کبھی برٹین یا پھر یورپ واپس نہیں جا سکا، کیونکہ اس کو ہمیشہ یہی ڈر ستاتا تھا کہ اگر وہ واپسی کا راستہ طے کرے گا تو ممکن ہے اسی علاقے میں جا کر پھنس جائے گا اور پھر مارا جائے گا۔ اسی لیے اس علاقے کا نام ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈریک پیسیج کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ یہی وہ پہلا انسان تھا کہ جس نے اس علاقے کے بارے میں دنیا کو اس طرح سے بتایا، ورنہ اس سے پہلے یا تو کوئی بھی انسان اپنے جہازوں کو لے کر اس علاقے میں انٹر کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا، یا پھر اگر گیا بھی ہوگا تو شاید بچ ہی نہیں سکا ہوگا، اور اسی لیے وہ دنیا کو اس علاقے کے بارے میں اس طرح سے خبردار نہیں کر سکا۔ ڈریک نے بعد میں اس علاقے کے بارے میں دنیا والوں کو کچھ اس طرح سے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ سمندر کے اس پار یا تو کوئی دوسری دنیا موجود ہے یا پھر کوئی ایسا عجیب و غریب آئیلینڈ موجود ہے کہ جہاں پر دنیا کا کوئی بھی انسان پہلے پہنچا ہی نہیں ہے یا پھر شاید پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں ڈریک جس دوسری دنیا یا پھر آئیلینڈ کی بات کر رہا تھا وہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ وہی انٹارکٹیکا تھا کہ جو آج دنیا کے اتنے زیادہ ایڈوانس ہو جانے کے باوجود بھی دنیا کے لیے ایک بڑی پہلی بنا ہوا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کوئی انوکھی جگہ تو ہے نہیں، دنیا میں اور بھی جگہ ہیں جہاں پر دو سمندر آپس میں ٹکراتے ہیں، دو اوشنز کا پانی ایک دوسرے سے ملتا ہے، تو آخر یہاں پر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ جگہ اتنی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور مانو موت کا کنواں بن جاتی ہے؟ تو دوستو جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہاں پر اٹلانٹک اوشن، پیسیفک اوشن اور سدرن اوشن تینوں آپس میں ملتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ نیچے موجود انٹارکٹیکا سے لگے ہوئے سدرن اوشن کا پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ اوپر موجود پیسیفک اور اٹلانٹک اوشنز کا پانی کافی گرم، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پانی کا فلو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جو لگ بھگ 200 ملین کیوبک یارڈز پر سیکنڈ مانا جاتا ہے۔ یہ فلو اتنا زیادہ ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی فلو کی وجہ سے ہی یہاں پر جو سمندری لہریں ہوتی ہیں وہ بھی 60 سے 80 فٹ تک اوپر جاتی ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کسی بھی جہاز کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر گرم اور ٹھنڈے پانی کے ملاپ کی وجہ سے سائیکلونز بھی آتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیچے انٹارکٹیکا موجود ہے تو اسی لیے یہاں کا ٹیمپریچر بھی -5 تک پہنچ جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ وہ عجیب و غریب علاقہ ہے کہ جہاں پر نیچے تو وہ خطرناک انٹارکٹیکا ہے کہ جہاں کوئی رہتا ہی نہیں، جبکہ اوپر کا بھی سمندری علاقہ خطرناک ہی مانا جاتا ہے، تو اسی لیے اگر یہاں پر آ کر آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو مانو آپ اپنے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اور انہی سارے خطروں کو دیکھ کر ہی تو 17ویں صدی میں مشہور کیپٹن کک نے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ سدرن کانٹیننٹ کو ڈسکور کرنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، مگر ظاہر سی بات ہے یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ اس کی طرف اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ 20ویں صدی کا جب آغاز ہوا اور دنیا میں الگ الگ طرح کی نئی کھوج ہونا شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے دنیا نے اب ساؤتھ پول کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ 1914 میں پھر ایک مشہور برٹش ایکسپلورر ارنسٹ شیکلٹن نے انٹارکٹیکا کی کھوج کا ارادہ کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر طے کرتے ہوئے اٹلانٹک اوشن کو پار کیا اور پھر اسی ڈریک پیسیج کے علاقے میں پہنچ گئے، مگر یہاں پہنچتے ہی وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا، کیونکہ سمندر کے خطرناک موسم اور حالات نے ان کے اس جہاز کو ادھر برف کی طرف دھکیل دیا۔ چند لمحوں میں ہی ان کا یہ جہاز پوری طریقے سے تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب جان بچانے کی خاطر پہلے تو اس برٹش ایکسپلورر نے اپنے زیادہ تر ساتھیوں کو ادھر برف پر ہی اتار دیا، جبکہ 5 ساتھیوں کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی بوٹ پر لیا اور کسی طرح سے سمندر کے اس علاقے میں کسی آئیلینڈ کی کھوج کرنے لگے تاکہ اپنی جان کو بچایا جا سکے۔ 1 مہینے تک لگاتار برے حالات میں بھٹکنے کے بعد آخرکار یہ برٹش ایکسپلورر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساؤتھ جارجیا آئیلینڈ تک پہنچا
पहुंचने में कामयाब रहा। अगले 3 महीनों में फिर अलग अलग की गई 3 अलग अलग कोशिशों में पीछे बचे हुए साथियों को भी बचा लिया गया। और हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरे हादसे में किसी की भी जान नहीं गई थी। लेकिन समुद्र की अपनी 1 महीने की भटकने वाली इस जर्नी में अर्नेस्ट ने जो कुछ सीखा, उसने अर्नेस्ट को अंदर से पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। बाद में इस ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इस पूरे इलाके के हाल को कुछ यूं बयान किया था कि यह दुनिया का सबसे बुरा और सबसे खतरनाक इलाका है। उसने ये भी लिखा था कि 1 महीना भटकने के बाद यूं इस तरह से एक आइलैंड पर पहुंच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथियों, ज्यादा पीछे नहीं बल्कि अप्रैल 2012 में भी उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आया कि जब एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन लारा अपनी एक लग्जरी शिप में 4 साथियों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए इस इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से एक खतरनाक समुद्री तूफान से सामना हुआ और 100 फीट ऊंची लहरों ने इस जहाज को उठाकर इधर अंटार्कटिका की बर्फ में फेंक दिया। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि इस जहाज का रेडियो चालू था, इसीलिए इन लोगों ने इधर मौजूद जो चिली देश है वहां पर सिग्नल भेजा। मगर ये समुद्री इलाका कितना खतरनाक है और यहाँ का मौसम कैसा होता है, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिग्नल मिलने के बावजूद भी चिली की जो टीम थी उसको यहाँ तक पहुँचने में अगले 4 दिन का वक्त लगा और जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद इन लोगों को बचा लिया गया। अब क्योंकि दोस्तों दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जहाज़ भी काफ़ी एडवांस होते हैं, जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस है, तो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले में एक्सीडेंट्स का नंबर भले ही बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पिछले 10 सालों पर नज़र डालोगे तो बेशुमार एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगे। इसीलिए तो हमेशा से ही ज़्यादातर जहाज़ इधर नीचे डायरेक्ट पैसेज में आने की बजाय ऊपर मौजूद जो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है उसके ज़रिए से ही इस इलाके को पार करना प्रेफर करते हैं। हालांकि मौसम यहाँ का भी अनप्रिडिक्टेबल ही होता है, इसीलिए खतरा बना रहता है। हालांकि हम जानते हैं कि अब तो दुनिया के पास पैनामा कैनाल भी है, वही पैनामा कैनाल के जिसको कभी अमेरिका ने बनाया था और पिछले कुछ वक्त से वो इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि ट्रम्प की जैसे ही वापसी हुई है वो इस पर कंट्रोल जमाने के दावे करने लगे हैं। तो इसी पैनामा कैनाल का ही ये असर है कि अब ये पूरा इलाका वीरान नज़र आता है क्योंकि जहाज़ जाहिर सी बात है इधर आने की बजाय पैनामा कैनाल के ज़रिए से ही गुजर जाते हैं। बाकी दोस्तों, समुद्र के इस खास इलाके के बारे में इस वीडियो से पहले आप लोग जानते थे या नहीं, और अगर जानते थे तो क्या क्या जानते थे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।